फिगर ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार। भाषा में अलंकार का प्रयोग भाषा में सुंदरता तथा प्रभाव लाने के लिए किया जाता है। अर्थात फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू गिव इफेक्ट और ब्यूटी टू व्हाट इज सेड। वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच के कई भाग हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 2 भागों को यहाँ बताया है। फिगर बेस्ड ऑन सिमिलरिटी और लाइकनेस और एनालॉजी, अर्थात समानता पर आधारित अलंकार। पाठ्यक्रम के अनुसार 3 है: सिमिली, मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन। दूसरा है फिगर्स बेस्ड ऑन साउंड। इसमें सिर्फ एक है एलिट्रेशन अलंकार, अर्थात अनुप्रास अलंकार। हम सबसे पहले इसे देखते हैं। एलिट्रेशन अर्थात अनुप्रास, नाम से समझ में आता है। अनुप्रास अर्थात इसमें अक्षर अ से अक्षर रिपीट होते हैं, जैसे कि द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिखाई दिए हैं। तीनों में आप देखिए एच 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 साउंड की क्या होती है, पुनरावृत्ति हो रही है। नीचे दूसरा एग्जाम्पल है एफ 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 एफ, तो इसमें भी पुनरावृत्ति हो रही है एफ की। और जो तीसरा सेंटेंस है उसमें आर और आर की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम यहाँ पर केवल और केवल अक्षर देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर एलिट्रेशन अलंकार का उपयोग हुआ है। अब हम देखते हैं सिमिली, जिसका मतलब होता है उपमा देना। सिमिली में मुख्य बात यही है कि इसमें लाइक, एज और सो जो वर्ड होंगे उनका उपयोग किया जाएगा। अ कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना होगी। किन के बीच में होगी? 2 भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि उनमें एक बिंदु होगा वह समान होगा, रिजेम्बल्स अर्थात कॉमन होगा, तो ही वह क्या होगी, सिमिली होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में। देखिए एज ब्लाइंड एज अ बैट, यहाँ पर एज और एज का प्रयोग हुआ है। बैट का मतलब यहाँ पर बल्ला नहीं होके यहाँ पर चमगादड़ है, उतना ही अंधा जितना कि चमगादड़। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। जीवन कैसा है, एक चॉकलेट के बॉक्स के समान। यहाँ पर भी लाइक का उपयोग किया गया है। लाइक अ पॉड ऑफ पीज, यहाँ पर भी लाइक का उपयोग किया गया है। अर्थात सिमिली हम सीधा पता कर सकते हैं इन शब्दों से, एज, एज, लाइक, लाइक। सो का प्रयोग बहुत कम होता है, अधिकतर एज और लाइक का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं मेटाफोर और इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफोर को हम इम्प्लाइड सिमिली कहते हैं, क्योंकि सिमिली भी एक तरह का क्या है, मेटाफोर ही है। अब हम कह सकते हैं कि सिमिली है वह मेटाफोर में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन मेटाफोर सिमिली में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और मेटाफोर की पहचान करने के लिए हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि मेटाफोर में जो कंपैरिजन होता है, जो समानता दिखाई जाती है, वहाँ पर लाइक, एज और सो वर्ड का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर ये शब्द सब छिपे होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमन मियरली प्लेयर्स। यह जो सेंटेंसेज हैं, ये जो लाइनें हैं, यह शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से ली गई हैं, जहाँ पर जो संसार है उसकी समानता किससे बताएगी, स्टेज से, रंगमंच से। और जो मैन एंड वुमेन अर्थात जो पुरुष हैं या ह्यूमन मानव जाति है, लोग हैं, उनकी तुलना किससे की गई है, प्लेयर्स, खिलाड़ी से की गई है। लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी लाइक, एज और सो वर्ड का उपयोग नहीं हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और है कैमल इज़ द सीप ऑफ द डेजर्ट। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कैमल अर्थात ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये वाक्य भी क्या है, मेटाफोर है और एक इम्प्लाइड सिमाइल है। दूसरे सेंटेंस हैं, अ रोलिंग स्टोन गेदर नो मास, शिवाजी वॉज द लॉयन ऑफ द फील्ड, माई लव इज अ रोज, टाइम इज मनी। ये सेंटेंस महत्वपूर्ण है, इन्हें एक बार नोट कर लें ताकि एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आ जाएं। अब हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन को। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण करना, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट अर्थात भाववाचक और इनएनिमेट अर्थात निर्जीव वस्तुओं को कैसे बनाया जाता है, जैसे कि वो मानव के रूप में काम कर रहे हों। अर्थात भाववाचक और निर्जीव वस्तुओं को मानव के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे कि द मून वेल्ड हर फेस, चंद्रमा ने अपने चेहरे को ढक लिया। यहाँ पे तीसरा सेंटेंस देखिए, लव इज़ ब्लाइंड। ये बिल्कुल इजी है, यहाँ से आप समझ सकते हो पूरा। प्रेम अंधा होता है। प्रेम कोई इंसान नहीं है जिसको यहाँ पर अंधा दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन अलंकार का उपयोग करके उसे एक इंसान के रूप में दिखाया गया है। लव इज़ ब्लाइंड अर्थात प्रेम अंधा होता है, उसको आँखें हैं ऐसा दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पर अंधा है। अ लाई हैज़ नो लेग अर्थात झूठ के पाँव नहीं होते हैं। यहाँ पर भी झूठ को क्या बताया गया है, इंसान के रूप में। इस तरीके से हम सीधा समझ सकते हैं कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। ये दो नीचे दो वाक्य हैं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर और टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें नोट कर लें। अब हम देखते हैं एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो लाइनें होंगी उनके बीच में वोवेल साउंड अर्थात स्वर शब्दों का वापिस पुनरावृत्ति होगी, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेंटेंस में, ओ ओ ओ ओ। ग्लोविंग में भी ओ है, यहाँ पर ओ है ओ है ओ है, तो ओ की पुनरावृत्ति हो रही है अर्थात ओ कॉमन है, तो यह क्या हो जाएगा, एजोनेंस। यहाँ पर हमें कॉन्सोनेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ स्वर साउंड को ही देखना है, जो भी 5 स्वर हैं, ए ई आई ओ यू। दूसरा सेंटेंस देखिए जहाँ पर आई की पुनरावृत्ति हो रही है, द लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट। यहाँ पर आई की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यह भी एक एजोनेंस है। ओ ओ ओ ओ, यहाँ पर भी एजोनेंस की उपयोग हुआ है। यहाँ पर पीटर पाइपर, यहाँ पर ई की पुनरावृत्ति है और आई की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे कि यहाँ ई की हो रही है और यहाँ पर आई की हो रही है बार बार। पीटर का यहाँ पर क्या, यहाँ पर है पेक के साथ, और पाइपर का है पीकल के साथ। यहाँ पर एक साथ दो स्वर हैं, ई और आई, दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है। इस तरीके से यहाँ पर भी एजोनेंस का प्रयोग हुआ है। एजोनेंस का मतलब होता है स्वर साउंड का बार बार आना। अब हम समझते हैं राइम को अर्थात तुकबंदी को। राइम इज अ रिपीटेशन ऑफ सेम अरेंजमेंट ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट एट द एंड ऑफ लाइन्स और समटाइम्स इन द मिडल ऑफ द लाइन्स ऑफ पोइट्री। अर्थात जो तुकबंदी है वह जो हमें जो लाइनें दी होंगी उसमें जो अंत की लाइनें हैं उनमें 99% तुकबंदी तो अंत की लाइनों में होती है, लेकिन कभी कभी बीच की लाइनों में भी होती है। तो हम तुकबंदी को एक उदाहरण के रूप में भी देखेंगे। अभी एक बार आप सीधा देख लीजिए, जैसे कि अंत में होगा डे, तो उसको उसकी तुकबंदी किसके साथ होगी, वे के साथ, या कोई अन्य वर्ड भी होगा पर लेकिन उनका उच्चारण सेम होगा, डे और वे। यहाँ पर दोनों में लास्ट में ए है। गो और सो, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण दोनों में है। डियर विथ नियर, दोनों में ईयर ईयर का है। इस तरीके से राइम के अंदर एक तुकबंदी होती है, जिसे हम आगे एक बड़े एग्जाम्पल के रूप में भी देखते हैं। बस यहाँ पर
हमारे पास एक पेटार्कन राइम स्कीम है जो है ABBA CDE CDE। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं कि हमें तुकबंदी का पता कैसे करें। तो हमें जो सबसे पहले जो वर्ड है यहाँ पर हियर, वो पहला वर्ड हमेशा ए अक्षर से स्टार्ट होगा। जैसे हमने सबसे पहले हियर के लिए क्या लिखा, ए। इसके बाद हियर के नीचे फेड आया है, फेड आया है तो ये हियर से इसका कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में अलग है। तो ये अलग है तो हमने ए की जगह नीचे क्रम से बी लिख दिया। अब फेड है तो इसके नीचे क्या है, लेड। फेड और लेड दोनों में एड एड की समानता है, तो जो समानता है तो हमने बी को बी नाम ही यहाँ पर दिया। अब वापिस है चौथी लाइन एपियर। अब वापिस देखो एपियर जो हियर की लाइन है उससे मैच हो गया, हियर एपियर, अर्थात ये ए वाली लाइन से रिपीट हुआ है तो वापिस हमने एपियर को नाम क्या दे दिया, ए। तो हमारी तुकबंदी क्या होगी, ABBA। अब हम देखते हैं फियर को। फियर भी वापिस ऊपर एपियर से ही जुड़ा हुआ है, तो फियर को भी वापिस हमने ए नाम दे दिया। फिर ये रीड, ये रीड नहीं होके सेकंड फॉर्म है रेड, ठीक है, रीड रेड रेड। तो यहाँ पर जो रेड की जो तुकबंदी है वो किसके साथ है, ब्लैड के साथ। तो इन दोनों में बीबी वही हमारा जो ऊपर से आ रहा है, फेड लेड रेड और ब्लेड, क्योंकि एक जैसा है। अगर यहाँ पर चेंज होता तो हम उसको और नाम देते हैं। फिर टीयर, टीयर वापिस ए से जुड़ा हुआ है, हमने ए नाम दे दिया। तो हमारी तुकबंदी इस तरीके से ABBA हो गई। अब हमारे पास है मैनकाइंड। अब मैनकाइंड जो वर्ड है उसकी देखो ऊपर कहीं पे भी इस तरीके से उच्चारण की पुनरावृत्ति नहीं हुई, अपने आप में नया है। तो नया है तो ए भी तो हमने प्रयोग कर लिया था, अब बारी है किसकी, सी की। तो मैनकाइंड के लिए हमने क्या प्रयोग किया, सी। फिर नीचे की लाइन थॉट, ये भी मैनकाइंड से अलग है और ऊपर भी कहीं नहीं आया है, तो सी के बाद हमारा कौन सा वर्ड है, डी लिया। फिर थॉट के नीचे फिर टीम, टीम भी नया है तो इसके लिए हमने फिर ई लिया। अगर उसके नीचे फिर कोई शब्द नया आता तो उसके लिए हम एफ लेते, लेकिन यहाँ पर नया वर्ड नहीं आया। और फिर मैनकाइंड के लिए वापस क्या आ गया, फाइंड, काइंड फाइंड। तो जो काइंड की है सी, तो वापस फाइंड के लिए भी हमने सी दिया। थॉट है तो यहाँ पे हमने बोर्ड दिया DD, ये देखिए। फिर टीम के लिए ड्रीम, यहाँ पर EE। इस तरीके से हमारे तुकबंदी क्या होगी, CDE CDE। बस हमें यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है, अधिकतर परीक्षा में तुकबंदी पर एक प्रश्न 100% आएगा, अतः ये तुकबंदी एक बार कैसे करते हैं समझ लें। अब हम देखते हैं सोनेट को। सोनेट क्या है, एक 14 लाइन की पोइम है, कविता है। ये किस में लिखी जाती है, आइम्बिक पेंटामीटर में विथ राइम स्कीम, तुकबंदी के साथ ही ये लिखी जाती है। अगर तुकबंदी नहीं होगी तो ये सोनेट नहीं कहलाएगी, जो हमने अभी पीछे देखा था। एक्सप्रेसिंग वन सिंगल थॉट, ये एक सिंगल थॉट के बारे में जानकारी देती है। और यह इट वाज संग बाय सिसिलियन पीसेंट, जो सिसिलियन किसान है उनके द्वारा यह गाई जाती है। और किसके साथ गाई जाती है, ल्यूट और मैंडोलिन, ये वाद्य यंत्रों के नाम हैं, उसके साथ में यह गाई जाती है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की है, मेनली 2 टाइप। सोनेट, पेटार्कन और इटालियन सोनेट, इसे मिल्टोनिक और क्लासिकल भी कहते हैं, ये एक ही नाम है। तो हमें पेटार्कन को ध्यान रखना है, पेटार्कन और इटालियन सोनेट। और दूसरा है शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट। पेटार्कन सोनेट के 2 भाग हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। ओ से 8 लाइनें हैं, सेस्टेट से 6 लाइन है। ये हमें सीधी हमें पता पड़ जाएगा, ओ से 8 लाइन, सेस्टेट से 6 लाइन। अब ऑक्टेव कितने भागों में डिवाइड होगा,
4 लाइन्स के 2 क्वार्टेन होंगे, अर्थात 4 लाइन 8 लाइनें हो गई, 2 क्वार्टेन तो 2 इंटू 4 8 हो गए। इनकी तुकबंदी क्या होगी? ए बी बी है। अब सेक्सटेट है, इसमें 6 लाइनें होंगी। अब 6 लाइनें फिर डिवाइड होंगी 3-3 लाइनों में। वो किस में होंगे? 2 टेट सेट्स होंगे। उनकी तुकबंदी क्या होगी? सी डी ई। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑक्टेव की तुकबंदी ए बी बी है और सेक्सटेट की सी डी है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारी सोनेट पूरी कितने लाइनों की है? 14 लाइनों की। तो हमारे पास 8 और 6 दोनों कितने हो गए? 14 हो गए। नीचे भी 4 इंटू 2 8 हो गए और 3 इंटू 2 6 हो गए, ये भी मिलके 14 हो गए। इसी तरीके से शेक्सपियरियन है। यहाँ पर क्या होगा? क्वार्टेन होगा, क्वार्टेन, जिसमें क्या होंगी? 12 लाइन्स होंगी क्वार्टेन में। अब ये क्वार्टेन भी कितने भागों में होगा? 3 भागों में। 3 क्वार्टेन होंगे, कितने लाइनों के? 4 लाइनों के। और यहाँ पर एक कंक्लूडिंग कपलेट होगा, कितनी लाइनों का? 2 लाइनों का, जिसमें इस कपलेट में क्या होगा? इन 12 लाइनों का सारांश होगा। ठीक है, तो समझ लीजिए सोनेट के 2 भाग मुख्य रूप से, पेटार्कन और शेक्सपियरियन। इसके अलावा भी सोनेट के बहुत सारे भाग हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपके रीट एग्जाम में ये 2 ही पर्याप्त हैं। अब हम आगे देखते हैं इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। यहाँ पर तुकबंदी है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। उसमें पेटार्कन में अलग थी। और इंग्लिश और शेक्सपियरियन की जो तुकबंदी है, राइम स्कीम, वो है ए बी सी डी ई एफ जी। ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से IMP है। इसमें जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है उनमें थीम क्या होती है? लव, प्रेम पर आधारित होती है। अब हम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वह इंग्लैंड का फेमस सोनेटियर है। जो सोनेट लिखता है उसे क्या कहते हैं? सोनेटियर। शेक्सपियर ने 154 सोनेटें लिखी हैं, जिसमें से 126 सोनेट केवल WH से संबंधित हैं, जो एक मित्र था। और 26 सोनेटें किसके संबंधित हैं? डार्क लेडी से। तो 126 और 26 कितनी होगी? 152। अब 2 बची, वो किस में लिखी गई हैं? कन्वेंशनल स्टाइल में। तो ये टोटल 154 हो गई। शेक्सपियर कहाँ का था? इंग्लैंड का। अब हम समझते हैं इलीजी को। इलीजी का एक तरह का शोक गीत है, अर्थात मृत्यु सॉन्ग है। ये किसी की मृत्यु पर या किसी के दुख में गाया जाता है। और किसके लिए? यह इम्पोर्टेंट है, नियर और डियर के लिए। इतना ध्यान रखना, ये किसके लिए गाया जाता है? नियर और डियर के लिए। तो इलीजी है वो नियर और डियर के लिए है। उसमें भी कौन है? एक तो किसी फ्रेंड की मृत्यु पर, और पैटर्न, कोई देशभक्त है उसकी मृत्यु पर। ठीक है, अब हम देखते हैं एक पेस्टोरल इलेजी। ये भी एक इलेजी का ही रूप है। ये किससे संबंधित है? शेफर्ड्स, अर्थात जो भेड़ों को चराता है, उनसे संबंधित है। और ये पेस्टोरल इलेजी किससे? रूरल लाइफ से, ग्रामीण जीवन से संबंधित है। तो हमें तो इलेजी पे इतना ही ध्यान रखना है कि शोक गीत है, मोरिंग सॉन्ग और लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन नियर और डियर। अब इसके 3 एग्जाम्पल देख लीजिए। लिसिडास की जो ये इलीजी है वो किसने लिखी है? मिल्टन ने लिखी है। दूसरी है इलीजी राइटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये किसकी है? थॉमस ग्रे की है। और एडोनिस, ये शैली की है, ये फेमस है। अब हम समझते हैं शॉर्ट स्टोरी। अ नोवेल इन अ मिनिएचर फॉर्म। नोवेल का मतलब होता है उपन्यास। उपन्यास का एक छोटा रूप है। मिनिएचर फॉर्म क्या? शॉर्ट स्टोरी होता है। सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोज फिक्शन। शॉर्ट स्टोरी है वह सबसे सरल और सबसे पुराना रूप है। किसका? प्रोज का। ठीक है, एंड इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ टेल। इसे
किसके रूप में जाना जाता है? टेल अर्थात कहानी या कथा के रूप में उसे जाना जाता है। अब हम देखते हैं ड्रामा और प्ले। वैसे तो ड्रामा और प्ले के कई रूप हैं। मुख्य रूप से जो ड्रामा है मैंने यहाँ दिखाया गया है कि उसके ट्रेजेडी के रूप में, कॉमेडी के रूप में, मेलोड्रामा के रूप में, फार्स के रूप में, मास्क और बैलेट के रूप में होता है। अब हम एक शॉर्टकट में उसे देख लेते हैं। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी क्या होगा? यह इसमें जो अंत होगा वो दुखांत होगा, अर्थात दुख भरा होगा। कॉमेडी में हैप्पी एंडिंग है। मेलोड्रामा, फार्स और इनको हम आगे अभी देख लेते हैं, क्योंकि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से ट्रेजेडी और कॉमेडी पे बहुत ज़्यादा प्रश्न आने के चांसेस हैं। जैसे कि ड्रामा और प्ले। अ स्टोरी इज अ कंपोजिशन इन वर्स और प्रोज। ड्रामा स्टोरी के रूप में होता है, लेकिन किस में? वर्स और प्रोज में। प्रेजेंटेड इन एक्शन और डायलॉग। ड्रामे के अंदर एक्शन होना अनिवार्य है, तो यह ड्रामा और किस पे दिखाया जाता है? स्टेज पे, रंगमंच पे। एक तरह का ड्रामा एक तरह का नाटक है जिसे किसी रंगमंच पर दिखाया जाता है, और यह किसके लिए होता है? ऑडियंस के लिए, एक फिल्म के रूप में, किसी एपिसोड के रूप में इस तरीके से दर्शाया जाता है। अब ड्रामे के बारे में जो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, जिसे हमें जानना अनिवार्य है। इट बिगिंस विथ अ बैकग्राउंड। ड्रामे की शुरुआत किसी पृष्ठभूमि से होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोजिशन। दूसरा है डेवलपमेंट। जो ड्रामे का जो डेवलपमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रोथ और राइजिंग एक्शन कहते हैं। जब ग्रोथ उसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्लाइमैक्स और टर्निंग पॉइंट कहते हैं। और जब क्लाइमैक्स के बाद कथा वस्तु का पतन होता है, डिक्लाइन, तो उसे क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन और फॉलिंग एक्शन। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ड्रामे से संबंधित हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, जिसे ध्यान में रखनी है। ड्रामा क्या है? एक प्ले का ही रूप है, अर्थात प्ले ही है। इसमें एक्शन या डायलॉग अनिवार्य हैं, और ये किस पे किया जाता है? स्टेज पे किया जाता है। अब हम कई प्रकार के जो ड्रामे हैं उनमें से जो मुख्य मुख्य हैं परीक्षा की दृष्टि से उसे देख लेते हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन इन अ कॉमेडी इज डिनाउंसमेंट। जो कॉमेडी में जो लास्ट में अंत होता है, हैप्पी एंडिंग, कॉमेडी नाम से ही खबर है, उसमें लास्ट में क्या हो गए? हैप्पी एंडिंग होगी, जिसे क्या कहते हैं? डिनाउमेंट। एंड ट्रेजेडी में क्या होता है? कैटास्ट्रोफी। ठीक है, जो कॉमेडी में तो डिनाउमेंट बोलेंगे, लेकिन ट्रेजेडी में जो अंत होगा उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? कैटास्ट्रोफी। ठीक है। अब हम देखते हैं एक मिरेकल प्ले। मिरेकल प्ले किससे रिलेटेड होता है? संत से, पुजारियों से, साधु सन्यासियों से रिलेटेड होता है, उनके जीवन से। ये मिरेकल प्ले है। दूसरा है मिस्ट्री प्ले। ये ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। ये बाइबल जो ग्रंथ है या क्राइस्ट ईसा मसीह से जो जुड़ा हुआ है उनसे जो संबंधित हैं प्ले, वो सब क्या कहलाते हैं? मिस्ट्री प्ले कहलाते हैं। अब हम देखते हैं मोरालिटी प्ले। रिलेटेड विथ वर्च्यूज एंड वाइस। जो अच्छाई और बुराई से संबंधित है उन्हें क्या कहते हैं? मोरालिटी प्ले। जहाँ पे शैतान अर्थात जो राक्षस हैं उन्हें वाज पर्सोनिफाइड एज अ वाइस, उन्हें बुराई के रूप में दर्शाया गया है। और जो भगवान है, गॉड और क्राइस्ट ईसा मसीह हैं, उन्हें क्या है? वर्चुअस, गुणी के रूप में दर्शाया गया है। अब है इंटरल्यूड्स। ये क्या है? शॉर्ट इंटरटेनमेंट एंड इंडिपेंडेंट प्ले है। मैं सिर्फ मुख्य बातें ही बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बैलेट क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डांस ड्रामा है, एक तरह का डांस ड्रामा है। ट्रेजेडी
ट्रेजेडी इज अ ट्रेजिक स्टोरी है ऑफ अ गुड एंड अ ग्रेट मैन हु मीट्स हिज डूम एंड डेथ ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक फ्लॉ का मतलब क्या होता है? एक दोष। किसके दो किस में दोष होगा? उसके कैरेक्टर में, उसके चरित्र में। अर्थात ट्रेजेडी का जो हीरो होता है या किसी भी प्ले का जो हीरो होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटागोनिस्ट। ये ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है मुख्य पात्र। उसमें एक दोष होगा उसके चरित्र में, तो उसे कहेंगे ट्रेजिक फ्लॉ। उसी ट्रेजिक फ्लो के कारण ही जो कहानी का मुख्य नायक है उसका अंत होता है, उसका पतन होता है। तो एक तो ट्रेजिक फ्लो इम्पोर्टेंट है और एक है प्रोटागोनिस्ट अर्थात मुख्य नायक। अब अकॉर्डिंग टू अरस्तु देयर आर 6 पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के 6 मुख्य भाग बताएं: प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टाकल। इसमें से जो प्लॉट है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब है इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रेजेडी। कुछ ट्रेजेडी से संबंधित महत्वपूर्ण जो वाक्य ये शब्द हैं तथा कुछ उसमें कॉमेडी के भी हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं एक बार। कैथारसिस। कैथारसिस ये वास्तव में ट्रेजेडी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का जो इफेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? कैथारसिस। ये क्या लाता है? फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। दया और भय के भाव को उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहते हैं? कैथारसिस। ध्यान रखना। हेमरसिया। हेमरसिया क्या है? एक ट्रेजिक फ्लॉ है, यानी दोष है जो किस में होता है? हीरो में, उसके कैरेक्टर में, जो उसे उसके अंत की ओर ले जाता है, उसे क्या कहते हैं? हेमरसिया। इसे ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं। पेरिपेशिया ये क्या है? सडन चेंज है इन द फॉर्च्यून ऑफ द हीरो। हीरो का जो एकदम परिवर्तन होगा उसे क्या कहते हैं? पेरिपेशिया। कैटास्ट्रोफी अपन ने देखा था अभी, द एंड ऑफ ट्रेजेडी। जो ट्रेजेडी का जो अंत होगा उसे क्या कहेंगे? कैटास्ट्रोफी। रिकॉग्निशन, व्हेन अ ट्रेजिक हीरो रिमेन्स इन स्टेज ऑफ डिसेप्शन और इल्यूजन फॉर लॉन्ग। जब हीरो लंबे समय तक किसी इल्यूजन या किसी धोखे में रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? रिकॉग्निशन। पोइटिक जस्टिस। पोइटिक जस्टिस का मतलब होता है कि पात्रों को उनके चरित्र के अनुसार जो लास्ट में अंत होता है उसे क्या कहते हैं? पोइटिक जस्टिस अर्थात न्याय। जैसे कि जिसने अच्छा किया है उसे लास्ट में अच्छा मिलेगा, जिसने बुराई किया है उसे लास्ट में बुराई ही प्राप्त होगी। इसे क्या कहेंगे? पोइटिक जस्टिस। सोलिलोक्वी, अ मैन टॉकिंग टू हिमसेल्फ और प्राइवेट डिबेट। इंसान का अपने स्वयं से बातें करना क्या कहलाता है? सोलिलोक्वी। असाइड भी एक शॉर्ट सोलिलोक्वी है। ड्रामेटिक यूनिटी क्या चीज़ है? ड्रामेटिक यूनिटी है इट हैज़ यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। इन तीनों की यूनिटी को क्या कहते हैं? ड्रामेटिक यूनिटी। टाइम आएगा, प्लेस आएगा और एक्शन आएगा। अब हम देखते हैं मेलोड्रामा। यह डीपेस्ट ट्रेजेडी रिलेटेड टू सेंसेशनल सीन्स ऑफ वायलेंस, क्रूल्टी एंड मर्डर। ये डीपेस्ट एक घटिया ट्रेजेडी है, उसे क्या कहते हैं? मेलोड्रामा कहते हैं। कॉमेडी ऑफ humor. This was adopted and practiced by बेन जॉनसन। कॉमेडी ऑफ humor से कौन जुड़ा हुआ है? बेन जॉनसन। ठीक है, बेन जॉनसन ने इसे अपनाया है। फार्स क्या है? फार्स एक तरह का क्रूड फॉर्म ऑफ कॉमेडी का, ये कॉमेडी का रूप है फार्स। ठीक है, और मेलोड्रामा किसका रूप है? ट्रेजेडी का। मास्क क्या है? एक तरह का कोर्ट इंटरटेनमेंट है। मैंने सिर्फ मुख्य मुख्य शब्दों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से हमें सीधे याद रखने हैं। मास्क क्या है? कोर्ट इंटरटेनमेंट। और मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब होता है डायलॉग विद
सेल्फ। इसी के साथ आपके जो फिगर ऑफ स्पीच है और लिटरेरी टर्म्स का जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। रीड का मेरा ऐप भी है टीना मेहता के नाम से। रीड टीना मेहता सर्च करोगे तो प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।